नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। वीकली Q&A सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, रिलैक्सो में क्या करना चाहिए? क्या करंट मार्केट प्राइस पे ये वैल्यू बाय है? तो वैल्यू बाय तो नहीं कहूँगा क्योंकि वैल्यूएशन अब भी महंगा है, सस्ते वैल्यूएशन पे ट्रेड नहीं कर रहा। लेकिन अगर ये 1000 रुपये के ऊपर सस्टेन करता है तो स्टॉक में एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। स्टॉक हमें 1200 तक ईजिली जाता हुआ नजर आ सकता है। तो अगर आप ये वैल्यूएशन के साथ कंफर्टेबल हैं, क्योंकि वैल्यूएशन तो प्रीमियम है, उसमें कोई डाउट नहीं है, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो 1000 रुपये के ऊपर आप यहां पर सस्टेन होता है तो खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। TCS 2900 पे खरीदा, लेकिन छोटी क्वांटिटी खरीदी। मुझे लगा था 2600 आएगा, लेकिन अभी तो ये 3100 के भी ऊपर निकल चुका है। तो क्या करना चाहिए? तो फिलहाल यहाँ पर इसका जो 2900 का 3000 का सपोर्ट जोन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। निफ्टी स्ट्रॉन्ग हो चुका है और IT सेक्टर में भी ऐसे संकेत आ रहे हैं कि यहाँ पर भी आपको स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी। तो 2600 आएगा, उसके चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम नज़र आते हैं। तो आप एक चीज़ ये कर सकते हैं कि अगर 3000 या 3050 के आसपास आता है तो खरीदारी कर सकते हैं, या फिर 3250 के ऊपर अगर आपको ये जाता हुआ नजर आता है तो ये टेक्निकली स्ट्रांग हो जाएगा, यहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा अफसोस करने की ज़रूरत मेरे हिसाब से नहीं है, क्योंकि अगर आप 3300 पे भी खरीदते हैं तो ये कोई गलत प्राइस नहीं है, आप फिर भी ठीक ठाक प्राइस पे TCS को एक्यूमुलेट कर रहे हैं। LTI वर्सेस टेक महिंद्रा 1-2 साल के लिए कौन सा बेस्ट है, और इंडेक्स फंड वर्सेस निफ्टी ETF कौन सा बेस्ट होता है? तो यहाँ पर डिफरेंस देखिए, दोनों में आपको रिटर्न्स तो ऑलमोस्ट सेम मिलते हैं, बहुत ही माइनर डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। इंडेक्स फंड में कैसा है, आपको एंड ऑफ द डे में खरीदारी मिलती है, जबकि ETF में आप लाइव प्राइस पे खरीदारी कर सकते हैं और ऑफकोर्स सेलिंग भी कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, निफ्टी गिरता है, आपको रिकवरी देखने को मिलती है। इंडेक्स फंड खरीदेंगे तो आपको ये प्राइस मिलेगा, जबकि ETF में आप कौन से भी प्राइस पे खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। अब LTI के बारे में बात करें तो मेरे हिसाब से LTI में ज़्यादा स्ट्रेंथ है इन कंपैरिजन टू टेक महिंद्रा। 4500 काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल था, लेकिन बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं किया, स्टॉक नीचे आ गया, फिर रेजिस्टेंस लेके फिर से नीचे आ गया, लेकिन अभी ये इसके ऊपर जाता हुआ नजर आता है। वीकली कैंडल में अच्छी स्ट्रेंथ नजर आती है, तो अगर ये सस्टेन कर जाता है एक और हफ्ते के लिए तो स्टॉक ईजिली आपको 5500 तक जाता हुआ नजर आ सकता है और ओवरऑल यहां पर आपको स्ट्रेंथ देखने को मिल सकती है। हाई ग्रोथ मिड कैप पोर्टफोलियो जो कि हम 5 साल के लिए होल्ड कर सकते हैं, तो यहाँ पर मिड कैप में काफ़ी अच्छे स्टॉक हैं, जैसे कि एस्ट्रल है, पॉलीकैब है, दीपक नाइट्राइट है, रिलैक्सो है। ये कुछ अच्छी कंपनी है जहां पर आप फोकस कर सकते हैं। SRF भी काफ़ी अच्छी कंपनी है, हालांकि वो एकदम मिड कैप तो नहीं है, लार्ज कैप कैटेगरी में आती है। तो यहाँ पर मैंने जो नाम लिए हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप खरीदेंगे तुरंत आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, कुछ अभी भी टेक्निकली काफ़ी ज़्यादा वीक हैं, लेकिन ये कंपनीज अच्छी हैं जो कि ओवरऑल आपको एक अच्छे खासे प्राइस करेक्शन में देखने को मिले हैं। वैल्यूएशन भी बहुत सस्ता हो चुका है, ऐसा भी नहीं है, ये कंपनीज अच्छी हैं और एक अच्छा करेक्शन हुआ है, तो इसको आप स्टडी कर सकते हैं और यहाँ पर निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं। बाटा और रिलैक्सो में क्या करना चाहिए? तो रिलैक्सो तो डिस्कस किया, बाटा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। बाटा में आप देख पाएंगे कि इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हमें दिखाई पड़ता है। अगर ये लेवल हमें टूटता हुआ नजर आता है, 1900 के आसपास का जोन टूटता है, तो यहाँ पर एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई की तरफ हमें बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। और अगर आप लॉन्ग टर्म के बारे में बात करें तो मैं तो अभी रिलैक्सो को प्रेफर करूंगा। कोविड के पहले मुझे दोनों अच्छी कंपनी से लगती थी, लेकिन कोविड के बाद तो मेरा पर्सपेक्टिव चेंज हो गया है, क्योंकि बाटा ने इतना अच्छा बाउंस बैक नहीं किया, जबकि रिलैक्सो के बिजनेस ने बहुत अच्छा बाउंस बैक किया है। तो लॉन्ग टर्म के लिए मैं रिलैक्सो को प्रेफर करना ज्यादा पसंद करूंगा। बाटा में ऑफ कोर्स टेक्निकली जब भी दिखता है उस हिसाब से हम काम कर सकते हैं। आपने एफले को 850 के राउंड बाय का रिकमेंडेशन दिया था, बट वो भाग गया है, तो अब क्या करंट मार्केट प्राइस पे बाय कर सकते हैं? विप्रो में क्या करना चाहिए और टाटा कंज्यूमर में क्या करना चाहिए? तो टाटा कंज्यूमर में आप यहां पर होल्ड कर सकते हैं। देखिए, यहां पर जब भी खरीदारी करते हैं तभी अपना क्लियर होना चाहिए कि मैंने क्यों खरीदा है। मैंने स्विंग ट्रेड, पोजिशनल ट्रेड या लॉन्ग टर्म के लिए खरीदा है। स्विंग ट्रेड है 5-10% पे निकल जाना चाहिए, पोजिशनल ट्रेड है 20-25-30% जो मिलता है तब निकल जाना चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए तो ऑफकोर्स आपको होल्ड करना चाहिए। यहाँ पर एफले के बारे में डिस्कस करते हैं। एफले अगर आपको 1100 के ऊपर जाता हुआ नजर आता है तो 800 वाला जो व्यू है वो गलत हो जाएगा। आपको यहां पर 1100 के ऊपर खरीदारी करनी है, तब तक के लिए वेट करना है, क्योंकि अगर 1100 के ऊपर नहीं जा पाता है और यहां पर ये गिरावट होती है तो ये 900-800 वापस ये लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। विप्रो के बारे में बात करें तो अभी तक आपको यहां पर स्ट्रेंथ देखने को नहीं मिल रही है, बहुत ज्यादा वीकनेस है। 430-450 ये जोन के ऊपर ही खरीदारी के बारे में सोचना चाहिए। ज़ेरोधा में क्या हम CNC में सेल करके होल्ड कर सकते हैं? ज़ेरोधा में क्या आप किसी भी ब्रोकर में नहीं कर सकते हैं। जैसे हम खरीदते हैं, डीमैट में रखते हैं और बाद में जब भी चाहे बेच सकते हैं, ऐसा ही नहीं होता है। आप बेचेंगे फिर जब भी चाहे खरीदेंगे, ऐसा नहीं होता है। आपको या तो इंट्राडे में करना पड़ेगा या फिर फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ही करना पड़ेगा। आप होल्डिंग बेसिस पे शॉर्ट सेलिंग नहीं कर सकते हैं।
टाटा स्टील का प्राइस 900 के आसपास है, फिर भी स्प्लिट हो रहा है, तो अभी 90 के आसपास आ जाएगा। तो ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि इसका कोई मेजर रीज़न ऐसा नहीं होता है। जनरली जब भी प्राइस महंगे हो जाते हैं तो उसके बाद स्प्लिट किया जाता है, क्योंकि इन्वेस्टर्स वहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिनके पास पैसा कम है वो भी पार्टिसिपेट कर सके, लिक्विडिटी बढ़ा सके, यही एक मेजर रीज़न होता है। 900 के प्राइस पे लिक्विडिटी कम है ऐसा मेरा मानना नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर 90 का प्राइस हो जाता है, लिक्विडिटी आपको थोड़ी और बढ़ती हुई भी नजर आ सकती है। नौकरी और डिक्सॉन में क्या बॉटम बन गया, क्या यहाँ पर फ्रेश एंट्री लेनी चाहिए? तो नौकरी में आप जब तक ये 4200 के ऊपर सस्टेन नहीं होता है तब तक के लिए खरीदारी नहीं करनी है, क्योंकि स्ट्रक्चरल बेसिस पे मतलब वीकली चार्ट पे भी आपको बड़े पैटर्न पे ये वीक होता हुआ नजर आया है। तो ये 4200 के ऊपर ही थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ दिखाएगा तो तभी खरीदारी करनी है। डिक्सॉन में भी सेम है, सिमिलर टाइप का पैटर्न है और इसका लेवल है 4000 के ऊपर हम खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। Please give me opinion on India Mart stuck at 5500. Can I get exit on my buying price or should I book loss? तो फिलहाल यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट लेवल नज़र आता है 4100-200 के आसपास का एक इंपॉर्टेंट लेवल है। गिरावट हुई, यहाँ पर बाउंस आया, फिर से बाउंस देखने को मिला, फिर यहाँ पर भी एक बाउंस आया, फिर एक ब्रेकडाउन हुआ, फिर यही लेवल अभी तक ये एज अ रेजिस्टेंस हमें काम करता हुआ नजर आता है। तो ये लेवल टूट जाता है तो 4800-5000 का लेवल देखने को मिल सकता है। और फ्रैंकली स्पीकिंग देखिए होता क्या है, जब भी आप पूछते हैं इंडिया मार्ट के बारे में या फिर कोई भी ऐसे स्टॉक के बारे में, तो हमेशा वहां पर मेरा कोई स्ट्रॉन्ग व्यू रहता है, वैसा ज़रूरी नहीं होता। जब मेरा यहां पर एक स्ट्रॉन्ग व्यू था तब मैंने आपके साथ शेयर किया था कि अगर ये लेवल टूट जाता है तो एक शार्प गिरावट देखने को मिल सकती है और स्टॉक इजीली 5000 तक आता हुआ नजर आ सकता है। तो वहां पर मैंने एक स्टॉप लॉस भी सजेस्ट किया था। अब जिन्होंने स्टॉप लॉस फॉलो किया अच्छी बात है, लेकिन जिन्होंने यहाँ पर फॉलो नहीं किया है, जो बोल रहे थे लॉन्ग टर्म के लिए, अभी उनका व्यू चेंज हो गया है, अभी लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट नहीं करना है, अभी पूछ रहे हैं कि अभी एग्जिट करना चाहिए या फिर होल्ड करना चाहिए। तो अभी मैं भी यहां पर क्या जवाब दूं, आप समझने की कोशिश कीजिए। अगर मैं कहूंगा कि भाई एग्जिट कर दीजिए तो वो लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि जैसे यहां पर फॉल हुआ है वैसा ही शार्प फॉल फिर से देखना चाहिए। ह्यूमन इमोशंस हैं, यहां पर मैं आपको ब्लेम नहीं करना। यहां पर देखिए जब भी हम बेचते हैं हमें लगता है गिरना ही चाहिए अभी तो ही अच्छी बात है, अगर खरीदते हैं तो बढ़ना ही चाहिए। तो अभी यहां पर मेरा कोई स्ट्रॉन्ग व्यू नहीं है, वेट एंड वॉच है। यहां पर मेरे हिसाब से अभी कुछ इंडिकेशन ही नहीं है करने के लिए, ना ही खरीदारी के लिए स्ट्रेंथ है, ना ही बेचने के लिए इतना वीकनेस है, क्योंकि एक ऑलरेडी बड़ा ट्रेंड हमें देखने को मिला है। तो जब तक बड़ा कंसोलिडेशन नहीं होता तब तक बड़ा ट्रेंड फिर से मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। तो इसीलिए फिलहाल के लिए मेरे पास यहां पर बताने के लिए इतना कुछ है नहीं कि भाई बेच के निकल जाए या फिर क्या करना चाहिए। तो इसीलिए मेरे हिसाब से तो यहाँ पर अभी के लिए सेल ऑन राइज ही दिखाई पड़ता है। जब तक ये 5500 के ऊपर नहीं जाता है हम बड़ी तेज़ी यहाँ पर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, बड़े टाइम फ्रेम के लिए हम यहाँ पर खरीदारी के बारे में नहीं सोच सकते हैं। तब तक के लिए सेल ऑन राइज जितना ऊपर जाता है बेचने के बारे में आप यहाँ पर सोच सकते हैं। LIC में क्या करे, GIC RE में क्या करे और सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस में LIC कंटिन्यूसली नीचे आ रहा है, बिल्कुल स्ट्रेंथ नहीं है, अवॉइड ही करना है। GIC में भी आप देख सकते हैं, GIC RE में भी कंटिन्यूस गिरावट है। वीकली चार्ट पे देखिए कितनी वीकनेस है, 450 से 100 रुपये पे आ चुका है, कोई मतलब नहीं है, वीकनेस है। सूर्योदय में भी भारी गिरावट है, 300 का शेयर आपको 80 रुपये में मिल रहा है, काफ़ी ज़्यादा वीकनेस है, ऑल टाइम लो पर है। तीनों शेयर्स में मेरे हिसाब से तो फिलहाल के लिए अवॉइड करना चाहिए, जब तक स्ट्रेंथ नहीं आती है तब तक के लिए काम करने से बचना चाहिए। IEX में लॉन्ग टर्म के लिए क्या करना चाहिए, तो IEX मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छी कंपनी है। 150 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट भी है। 150 के आसपास एक बार सपोर्ट लेकर आपको ये ऊपर जाता हुआ नजर आया और ये 168 170 पे रेजिस्टेंस लेके वापस नीचे आ रहा है। तो अगर ये अभी 170 का लेवल तोड़ देता है तो ये बुलिश हो सकता है और आपको ये 200 तक जाता हुआ नजर आ सकता है, तभी हम खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन अगर ये 170 नहीं तोड़ पाता है तब तक के लिए हमें यहाँ पर वेट एंड वॉच ही करना है। और अगर ये 150 के नीचे निकल जाता है तो फिर ये काफ़ी ज़्यादा वीक हो सकता है, जब तक वापस स्ट्रेंथ नहीं आते तब तक के लिए अवॉइड करना चाहिए। How to avoid lump sum FOMO buying when stocks move up from its low by 10 to 15% अप। तो यहाँ पर देखिए ये सेम सिचुएशन मैंने कई बार फेस की है, बाद में एक बार रियलाइज़ हो जाता है कि कभी भी लो पे तो मैं खरीदारी नहीं कर पाऊंगा। एग्जैक्ट लो पे सपोज 5000 का लो लगता है, 10,000 से 5000 आ गया है, 5000 पे तो मैं खरीद ही नहीं पाऊंगा। अगर मुझे 6 साढ़े 6 हज़ार में मेरा एवरेज प्राइस निकलता है तो बहुत हो गया।
कभी भी आपको लो पे खरीदारी को करने का मौका नहीं मिलेगा और हाई पे आपको बेचने का भी मौका नहीं मिलेगा। प्रोबेबिलिटी को अपने साथ रखना यहाँ पर ज़रूरी हो जाता है। धीरे धीरे जैसे मैंने टेक्निकल एनालिसिस सीखा कि भाई कैसे चार्ट पैटर्न काम करते हैं, कब यहाँ पर आपको स्ट्रेंथ देखने को मिलती है, क्योंकि रेयर केस में होता है कि इतना फॉल आया और इतना राइज आपको तुरंत देखने को मिला। जनरली क्या होता है, कोई सपोर्ट लेता है फिर तोड़ता है, तो फिर यहाँ पर आपको धीरे धीरे प्राइस एक्शन दिखाई पड़ता है कि स्टॉक ऊपर जा रहा है। थोड़ा हमने यहाँ पर खरीदा, थोड़ा टेक्निकल स्ट्रेंथ आया तो यहाँ पर खरीद दिया, फिर यहाँ पर जब ये वापस ऊपर जा रहा है यहाँ पर खरीद लिया, तो आपका एवरेज प्राइस अप्रॉक्सीमेटली इस लेवल के आसपास आ जाता है। तो यहाँ पर फोमो बाइंग करनी नहीं चाहिए। फोमो बाइंग से बचना कैसे, पहले से ही डिसाइड करके लेना है कि एक साथ तो खरीदारी करेंगे नहीं और कभी भी लो प्राइस पे तो मुझे मिलेगा ही नहीं। जैसे ही हम ये एक्सपेक्ट करेंगे तो आपका फोमो बाइंग अपने आप चला जाएगा। बजाज फाइनेंस अप ट्रेंड मोमेंटम स्टार्ट किया है, तो क्या ये कंटिन्यू रहेगा? तो ऑफकोर्स यहाँ पर जब तक ये 6000 के ऊपर है तब तक ये स्ट्रांग दिखाई पड़ता है। टीवीएस मोटर ऑप्शन कॉल ऑप्शन मंडे को चांस क्या है, तो कुछ समझ में नहीं आया आपने क्या पूछा है। जीएमएम फॉलोअर रेंज बाउंड है, एवरेज करना चाहिए, एग्जिट करना चाहिए। तो यहाँ पर एक अच्छी खासी रेंज थी 1-2 साल की, वहाँ पर एक ब्रेकडाउन देखने को मिला, वो फेक ब्रेकडाउन हो गया। भले ही फेक ब्रेकडाउन हो गया लेकिन एग्जिट के बाद मुझे वहाँ पर कोई न्यू एंट्री नहीं मिली है। तो यहाँ पर अभी के लिए तो मेरे हिसाब से ऑलरेडी आप नया स्टॉप लॉस ले सकते हैं। अगर वापस वो रेंज टूट जाता है तो आप यहाँ पर एग्जिट कर सकते हैं। मार्केट बुलिश मोमेंटम दिखा रहा है, लास्ट कुछ दिनों से एफआईएस के इन्वेस्टमेंट हाई हो रहा है। तो क्या ये मार्केट में बबल क्रिएट करने के लिए? तो बबल तो मेरे हिसाब से नहीं है। कॉर्पोरेट अर्निंग्स भी अभी अच्छी आ रही है, तो बबल तो नहीं कह सकते हैं। अभी फिलहाल जो गिरावट देखने को मिली है उसमें निफ्टी भले ही आपको 15-17% गिरता हुआ नजर आया, लेकिन कई स्टॉक्स हैं जो कि आपको कई ज़्यादा 20-25, 40-50% तक गिरते हुए नजर आए हैं। तो एक रीजनेबल करेक्शन आपको मार्केट में देखने को मिला है। टाइम करेक्शन भी आपको एक अच्छा खासा देखने को मिला। ऐसा नहीं है 2 महीने का झटका आया और रिकवरी हो गई है। 6-8 महीने बाद, 6-8-10 महीने होने को आए हैं, अभी तक मार्केट रिकवर पूरा नहीं हुआ है। अभी कितना टाइम लगेगा वापस 18,000 जाने में, उसको भी टाइम है, ऑलमोस्ट 1 साल हो जाएगा। तो ये बबल तो मेरे हिसाब से नहीं है। एक अच्छी रैली आई तो उसके बाद एक अच्छा आपको एक ड्रॉडाउन भी देखने को मिला मार्केट में, उसके बाद मार्केट फिलहाल हमें स्ट्रांग होता हुआ नजर आता है। गोल्डियम फिलहाल कैसा है? तो फिलहाल अपने एक रेजिस्टेंस पे ही ट्रेड कर रहा है। अगर आपको ये लेवल टूटता हुआ नजर आता है जो कि अप्रॉक्सीमेटली 160 के आसपास का लेवल है, तो यहाँ पर एक अच्छी रैली स्टॉक में देखने को मिल सकती है। HCL टेक का बाइंग लेवल क्या होना चाहिए? आप यहाँ पर 943 पे होल्ड कर रहे हैं, तो करंट मार्केट प्राइस मेरे हिसाब से अच्छा है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। 900 रुपये का जोन एक अच्छा जोन है। यहाँ पर ये लेवल भले ही टूटता हुआ नजर आया लेकिन इमीडिएट बाउंस बैक स्टॉक में देखने को मिला है। अब जब तक ये स्टॉक ये लेवल को तोड़ता नहीं है तब तक के लिए हम बड़ी गिरावट यहाँ पर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। और वैसे भी ऑलरेडी एक ट्रेंड में ही चल रहा है, तो ट्रेंड में यहाँ पर इंपॉर्टेंट लेवल पे पहुँच चुका है, तो कंसोलिडेशन एक्सपेक्टेड होता है। ट्रेंड के बाद यहाँ पर अगर ये बहुत दूर से ट्रेंडिंग चल रहा है फिर सपोर्ट पे आ चुका है, वो सपोर्ट तोड़ भी देता है तो भी वहां पर हाई चांसेस हैं कि वो एक फेक ब्रेकडाउन हो सकता है। और फिलहाल कुछ इसी प्रकार की सिचुएशन देखने को मिल रही है। ऐसा नहीं है कि बहुत ही स्ट्रांग है, अब तक रेजिस्टेंस नड़ेंगे, इसको 1000 रुपये के ऊपर जाएगा तभी आपको कोई अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी। लेकिन एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर आप खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।